रिले क्रॉसमैन की कहानी एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली त्रासदी है जो यह दिखाती है कि किस तरह विश्वासघात और भयावहता एक मासूम जीवन को खत्म कर सकते हैं। 19 वर्षीय रिले वेस्ट वर्जीनिया की एक होनहार और मासूम लड़की अपनी मां के प्रेमी एंडी मैककाउ के हाथों एक भयानक अंत तक पहुंची। इस वीडियो में हम रिले की जिंदगी के अंतिम क्षणों, उसकी मां की लापरवाही और उसके हत्यारे की जघन्य साजिश पर एक नजर डालेंगे ताकि इस त्रासदी के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर किया जा सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। मां का खौफनाक प्रेमी उसके रिकॉर्ड में 1 दशक के जघन्य अपराध थे और रिले उससे डरती थी, और फिर भी उसकी मां शांटेल ने यह नहीं देखा। वह शांटेल और उसके 4 बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी। अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले रिले ने अपने प्रेमी को संदेश भेजा था, "आई मैं डरी हुई हूं बेबी", एक आखिरी संदेश जो उसके चौंकाने वाले अंत को बता रहा है। लेकिन हम रिले के अंतिम क्षणों की पूरी भयावहता कभी नहीं जान पाएंगे। जब वह मिली थी तो वह गंभीर रूप से विघटित हो गई थी। आइए रिले क्रॉसमैन की दुखद कहानी और उसके विक्षिप्त हत्यारे उद्देश्य की खोज करें। रिले क्रॉसमैन मार्टिन्सबर्ग वेस्ट वर्जीनिया में रहती थी। उसे उसके परिवार और दोस्तों द्वारा देखभाल करने वाला, विश्वसनीय, रचनात्मक और अपनी उम्र की कई लड़कियों की तुलना में अधिक मासूम बताया गया था। रिले अपने भाई बहनों के करीब थी और एक सक्रिय सामाजिक के साथ एक अच्छी छात्रा थी। 2008 में उसने अपने प्रेमी हेडन के साथ डेटिंग शुरू की और ऐसा लग रहा था कि वह एक खुशहाल लड़की है जिसका भविष्य उज्जवल है। जो लोग जानते थे कि रिले ने उसकी दयालुता और अपनी मुस्कुराहट से एक कमरे को रोशन करने की उसकी क्षमता के बारे में बात की थी। वह उस प्रकार की व्यक्ति थी जो हमेशा उसके पास अपने दोस्तों और परिवार के लिए समय था, और उसकी अनुपस्थिति उन सभी को गहराई से महसूस होगी जो उसे जानते थे। दिन था मंगलवार, तारीख 7 मई और साल 2019 को बर्कले स्प्रिंग्स स्कूल में रिले का दिन सामान्य था। वह लगभग 3 बजे घर आई। अपनी मां चैंटेल को सोफे पर सोते हुए पाया। चैंटेल की तबीयत ठीक नहीं थी। रिले ने उसकी मां को जगाया ताकि उसे उस रात काम के लिए देर न हो। उस रात चैंटेल के जाने के बाद आगे क्या हुआ? रिले की दादी के चले जाने के बाद वह अपने प्रेमी हेडन के साथ फेस टाइम के लिए अपने कमरे में गई। अगले दिन वॉशिंगटन डीसी में हेडन की आगामी स्कूल यात्रा के बारे में उनमें मामूली बहस हो गई। हेडन लगभग 10 बजे सो गए और रात 11 बजे रिले ने हेडन को एक परेशान करने वाला संदेश भेजा, "एंडी मेरे कमरे में है, वह इसके बारे में कुछ न कहे ताकि वह सब कुछ सुन सके।" 12 मिनट बाद उसने एक अंतिम संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि "मुझे डर लग रहा है बेब", एक अंतिम संदेश, रिले के अंतिम क्षण की एक त्वरित और दुखद झलक। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। उसकी मां का प्रेमी उसके कमरे में क्यों था या वह क्या करना चाहता था। वह बस इतना जानती थी कि यह सही नहीं है। कुछ देर बाद जब चैंटेल काम से घर पहुंची, रिले के शयन कक्ष का दरवाजा खुला हुआ था। यह मानते हुए कि उसकी बेटी सो रही है, चैंटेल ने उसे परेशान न करने का फैसला किया। अगली सुबह लगभग 7:15 पर चैंटेल ने रिले के कमरे की जांच की और उसे खाली पाया। चैंटेल को उसके दिल में पता था कि अब तक कुछ बहुत गलत हो चुका था। हेडन भी जाग गया था। अपने स्कूल की यात्रा पर जाने के लिए सूर्योदय हुआ और उसने देखा कि उसने रिले की फेस टाइम कॉल को मिस कर दिया था। उसने सोचा कि वह उसे बाद में कॉल करेगा। अब वह पछतावे में जी रहा है, यह जानकर कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो उसे रात से पहले बचा सकता था, क्योंकि दिन चढ़ गया था। रिले की ओर से कोई शब्द न मिलने पर उसके परिवार की चिंता बढ़ गई। रिले के फोन पर कॉल और संदेश अनुत्तरित हो गए। जब चैंटेल को पता चला कि रिले उस दिन स्कूल नहीं पहुंची तो उसका दिल उस शाम डूब गया। उसने 911 पर कॉल करके अपनी बेटी के उस दुस्वप्न को याद करने की सूचना दी जिसके बारे में हर माता पिता को डर लगना शुरू हो गया था। क्रॉसमैन परिवार और घड़ी रिले को खोजने के लिए टिक टिक कर रही थी। पुलिस ने तुरंत रिले के घर और स्कूल के आसपास के क्षेत्र की खोज शुरू कर दी। उन्होंने शांटेल के प्रेमी एंडी मैकाउ सहित परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। रिले के जीवन में अन्य सभी वयस्कों की तरह एंडी भी चिंतित लग रहे थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने आखिरी बार रिले को 9 या 10 बजे देखा था। 7 मार्च को जब बच्चे रात के लिए अपने कमरे में चले गए
तो उसने दावा किया कि वह 8 मई को सुबह 4 बजे उठा और लगभग 5 बजे काम के लिए निकल गया। रिले के सहपाठियों ने जासूसों को बताया था कि रिले एंडी से डरती थी, लेकिन निश्चित रूप से उसने कहा कि वह एक शांतिप्रिय व्यक्ति था और उसने कभी भी उसके साथ लड़ाई नहीं की थी। जांचकर्ताओं ने जल्द ही उन सबूतों को उजागर किया जो एंडी की कहानी का खंडन करते थे। फोन रिकॉर्ड से पता चला उसने 8 मई को लगभग 2:30 बजे एक दोस्त को लगभग 10 से 12 बार संदेश भेजा था। जब एंडी से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वह ड्रग्स खरीदने के लिए घर से पैदल निकला था क्योंकि वह नशे की लत से गुजर रहा था। जांच के दौरान एंडी द्वारा बताए गए कई झूठों में से यह पहला झूठ था। नशीली दवाओं के उपयोग की उसकी स्वीकृति ने तुरंत जांचकर्ताओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी। और भी बहुत कुछ है। एंडी स्टेशन पर आने और पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसने किसी को यह नहीं बताया कि वह सही था। तभी जासूसों को इसका पता चला क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में गड़बड़ी हो रही थी। एंडी के नियोक्ता ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे उसकी कहानी पर और संदेह पैदा हो गया। नियोक्ता ने पुलिस को बताया कि 8 मई को एंडी ने यह कहते हुए 3 हेवी ड्यूटी कचरा बैग मांगे थे कि उसे सफाई करने की जरूरत है। एक अन्य जॉब साइट जब एंडी घंटों बाद काम पर लौटा तो उसके बॉस ने देखा कि उसके जूते खुले हुए थे और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह ट्रक से बाहर निकला, उसके जूते खुले हुए थे और वह अपने कपड़े ठीक कर रहा था। इस अजीब व्यवहार और काम के घंटों के दौरान अस्पष्ट अनुपस्थिति ने तुरंत जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। निगरानी फुटेज ने भी एंडी के झूठ को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फुटेज में एंडी का ट्रक उन सड़कों पर यात्रा कर रहा था जो बीच में नहीं थीं। जॉब साइट और जहां उसने दावा किया था कि वह वहां गया था, यह डिजिटल साक्ष्य सीधे तौर पर उसके ठिकाने के बारे में एंडी के शुरुआती बयानों का खंडन करता है, जिससे उसे जांच के दौरान कई बार अपनी कहानी बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर बार जब उसे नए सबूतों का सामना करना पड़ा तो एंडी हमेशा झूठ बोलने की बात स्वीकार करता था और दावा करता था कि वह ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि एक सहकर्मी ने पुलिस को बताया कि एंडी के पास पहले से ही सफेद पाउडर था, इसलिए उसे और अधिक खरीदने की जरूरत नहीं थी। उसने शुरू में कुछ सड़कों पर होने से इनकार किया, फिर स्वीकार किया कि उन्होंने झूठ बोला था। वह अपनी बात छिपाने की कोशिश कर रहा था। नशीली दवाओं के उपयोग के बावजूद उनके स्पष्टीकरण कम से कम प्रशंसनीय होते गए, क्योंकि अधिक साक्ष्य सामने आए। 1 सप्ताह से अधिक समय तक खोजकर्ताओं ने रिले की तलाश में क्षेत्र की तलाशी ली, क्योंकि उसके परिवार को उम्मीद थी कि वह जीवित पाई जाएगी। बर्कले स्प्रिंग्स का समुदाय एक साथ आया। खोज प्रयासों में कानून प्रवर्तन में शामिल होने वाले स्वयं सेवकों के समर्थन का अद्भुत प्रदर्शन, रिले की तस्वीर वाले फ्लायर्स हर जगह थे। सोशल मीडिया खोजकर्ताओं के अथक प्रयासों और उसके परिवार की हताश आशाओं के बावजूद जानकारी के लिए अनुरोधों से भर गया था। हालांकि परिणाम सभी की तुलना में दुखद रूप से अलग था। 16 मई 2019 को टस्क ओनरा पाइक के तट पर एक भारी भरकम काले कूड़े के थैले में एक शव मिला था। वह स्थान सुदूर था, इसलिए जिसने भी शव को वहां छोड़ा था वह इस क्षेत्र से परिचित था और उसने पता लगाने से बचने के लिए जानबूझकर इस स्थान को चुना था। खोज ने सभी को सदमे और अविश्वास में डाल दिया। लोग टीवी पर ट्रू क्राइम देखते हैं और दुखद समाचारों के बारे में सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रिले के परिवार और दोस्तों के लिए किसी प्रियजन के साथ ऐसा होगा। यह कई मायनों में उनके जीवन का भी अंत था। रिले इतनी बुरी तरह से विघटित हो गई थी, मौके पर उसकी पहचान नहीं की जा सकी। हालांकि शव स्पष्ट रूप से एक युवा महिला या किशोरी लड़की का था। पीड़ित की टी शर्ट उसकी गर्दन और कंधों के चारों ओर बंधी हुई थी। उसने डेनिम शॉर्ट्स पहने थे जो फटे हुए थे, बटन खुले हुए थे और आंशिक रूप से जिप खुली हुई थी। असामान्य रूप से ऊंचा खींचा हुआ था, जैसे कि किसी और ने उन्हें पहनाया हो। दूसरे शब्दों में, शायद उस अपराधी के लिए एक यौन मकसद था जिसे आप परेशान करने वाले जानते हैं। जांचकर्ताओं को पीड़ित के जूते और बी शरीर के पास बिखरे हुए स्क्रू पर एक अज्ञात चॉकलेटी सफेद पदार्थ भी मिला। ये प्रतीत होने वाले महत्वहीन विवरण बाद में साबित होंगे। अगले दिन दंत रिकॉर्ड ने उनकी सबसे बुरी आशंका की पुष्टि की कि शरीर रिले क्रॉसमैन का है। चिकित्सा परीक्षक सडन के कारण मृत्यु का सटीक कारण निर्धारित करने में असमर्थ थे, लेकिन इसे एक मानव वध के रूप में माना।
डॉक्टरों को रिले के जूते पर पाए गए सफेद पदार्थ की पहचान वाणिज्यिक ड्राइवॉल मिट्टी के रूप में की गई। इससे पहले कि जांचकर्ताओं को सबूतों के आधार पर एंडी मैका के ट्रक और टूल बेल्ट में ड्राइवॉल स्क्रू मिलते जुलते मिले थे। पुलिस का मानना है कि एंडी ने रिले के कमरे में प्रवेश किया था 7 मई की रात, जब वह अपने बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। तब उसका गला घोंट दिया और फिर अगले दिन उसके शरीर को ठिकाने लगा दिया, जबकि वह कथित तौर पर काम पर था। जांचकर्ताओं द्वारा बनाई गई समय रेखा ने पूर्व निर्धारित हत्या और इसे छुपाने के लिए सोचे समझे प्रयास की एक भयावह तस्वीर पेश की। एंडी को 6 मई 2019 को गिरफ्तार किया गया था और उस पर रिले की हत्या का आरोप लगाया गया था। गिरफ्तारी से समुदाय को थोड़ी राहत मिली, कम से कम वह सड़कों से हट गए थे। लेकिन जो कुछ हुआ था उसका दर्द हर किसी के लिए अभी शुरू ही हुआ था। सबसे पहले रिले 15 वर्ष की थी। वह एक प्यारी लड़की थी जिसका पूरा जीवन उसके सामने था और वह इस दूसरे के लायक नहीं थी। एंडी एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर उसे अपनी मां के साथी पर भरोसा था। अगर रिले और उसकी मां ने इस राक्षस पर भरोसा किया और उसे अपनी छत के नीचे रहने दिया तो कोई भी सुरक्षित नहीं था। एंडी मैका का परीक्षण शुरू हुआ 27 सितंबर 2021 को। रिले की हत्या के 2 साल से अधिक समय बाद उसके खिलाफ मजबूत सबूतों के बावजूद उसने खुद को दोषी नहीं ठहराया। अदालत कक्ष रिले के परिवार, दोस्तों और समुदाय के सदस्यों से पूरा भरा हुआ था। सभी युवा जीवन के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। इसलिए इतनी क्रूरता से मुकदमे को छोटा कर दिया गया कि यह साबित होगा इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक भावनात्मक और कठिन अनुभव होगा, क्योंकि रिले के अंतिम क्षणों का विवरण सामने आ गया था और रिले के प्रियजनों को उसे इस तरह खोने के दुःस्वप्न को फिर से जीना पड़ा था। अभियोजकों ने सीसीटीवी फुटेज से लेकर ड्राइवॉल और भयानक पाठ रिले तक एंडी के अपराध को प्रदर्शित करने वाले 120 से अधिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले अपने प्रेमी को भेजा। मेडिकल परीक्षक और जांचकर्ताओं ने रिले के शरीर की स्थिति के बारे में गवाही दी। जब उसके आंशिक रूप से हटाए गए कपड़े और खुले निजी अंगों को देखा गया तो इससे संभावित यौन उद्देश्य का पता चला। हालांकि सडन की स्थिति के कारण निबंध को निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सका। गवाही में रिले के अंतिम क्षणों की भयावह तस्वीर पेश की गई और जिस निर्दयी तरीके से उसके शरीर को त्याग दिया गया था, लोग आंसू में थे। एंडी के पूर्व बॉस ने 8 मई को एंडी के संदिग्ध व्यवहार के बारे में अपमानजनक गवाही दी और घंटों तक काम छोड़कर कूड़े के थैले मांगे। अभियोजन पक्ष ने एंडी के झूठ और उसके संदिग्ध व्यवहार और उसे इससे जोड़ने वाले भौतिक साक्ष्यों के बीच के बिंदुओं को सावधानीपूर्वक जोड़ते हुए एक सम्मोहक मामला बनाया। अपराध में उन्होंने तर्क दिया कि एंडी ने इस भयावह कृत्य को अंजाम देने के लिए घर में विश्वास की अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए हत्या की योजना बनाई थी। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने सबूतों पर संदेह करने का प्रयास किया और सुझाव दिया कि एंडी के नशीली दवाओं के उपयोग से उसके अनियमित व्यवहार और असंगतता की व्याख्या की जा सकती है। सभी सबूतों को सुनने के बाद जूरी ने एंडी को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। रिले क्रॉसमैन की कहानी एक दुखद अनुस्मारक है कि हमें अपने प्रियजनों की सुरक्षा के प्रति कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विश्वासघात कितनी भयानक हो सकता है, खासकर जब हम अपने आसपास के लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। रिले की मासूमियत और उसकी दुखद मौत हमें यह सिखाती है कि हमें अपने करीबी लोगों के प्रति और अधिक सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय हमारे साथ कमेंट में साझा करें और हमें बताएं कि आप इस त्रासदी के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।